एक बड़ी खबर जो यहाँ आ रही है, आसमान से रूस के फाइटर जेट का बहुत बड़ा अटैक। रूसी फाइटर ने यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया। रूस ने जारी किया यूक्रेन पर जबरदस्त प्रहार का वीडियो। तो एक तरफ रूस ये कह रहा है कि क्रामाटोर्स्क में उसने मिसाइल फायर की ही नहीं, यूक्रेन ने मिसाइल फायर की है, जबकि यूक्रेन कह रहा है कि ये बूचा की तरह ये एक और दूसरा वॉर क्राइम है जिसके लिए रूस को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। इस बीच आसमान से रूस के फाइटर जेट्स हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम उड़ाया रूसी फाइटर जेट ने। ये आप देखिए, रूस ने बाकायदा एक वीडियो जारी करके बताया कि कैसे उसने अपने मिसाइल से यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है। मैं जनरल साहब एक कमेंट आपसे लेना चाहता हूं, फिर अचल सर आपके पास आऊंगा। जनरल साहब, क्या ये माने कि रूसी एयर पावर यूक्रेन के मुकाबले बहुत ज्यादा है, फिर ये एयर पावर जो हम अभी देख रहे हैं कि वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक उड़ा दे रहे हैं, ये एयर पावर क्यों नहीं काम आई जब कीव की तरफ बढ़ रही थी यूक्रेन की रूस की सेना? देखो, एयर पावर बड़ा मेजर रोल प्ले करती है लड़ाई के दौर में। शुरू में पहले 15 दिन के अंदर उन्होंने एयर सुपीरियरिटी प्राप्त कर ली थी, जिसके कारण उनकी रूस की एयरफोर्स पूरे इलाके में घूम रही थी। लेकिन उसके बाद यूक्रेन वालों के पास मिसाइल आ गई हैं और कुछ और हथियार आ गए हैं, डिफेंस सिस्टम आ गए हैं, जिसके कारण उनके हेलीकॉप्टर्स को और हवाई जहाजों को इतनी फ्रीली मूवमेंट नहीं मिल रही। उसके कारण वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जितने एयर डिफेंस सिस्टम है, नहीं, अब तो स्लोवाकिया ने S-300 भेज दिया सर, अब तो फिर एयर रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगी सर। यूक्रेन की S-300 गया है स्लोवाकिया से। हाँ जी, बिल्कुल। इसके कारण उनकी लिमिटेशन हो गई है, जहाज के उनका नुकसान हो रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो S-300 है और इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको नकारा कर दिया जाए, ताकि उनकी एयरफोर्स दोबारा से एयर सुपीरियरिटी के तौर पे जहां मर्जी पूरे इलाके के अंदर। ठीक है सर, आएंगे इस पर भी बात करेंगे, लेकिन देखिए हम जिस हमले की बात कर रहे थे, क्रामाटोर्स्क रेलवे स्टेशन जहां 50 लोग मारे गए, आइए जल्दी से अब चलते हैं इस बारे में और आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं। आइए देखिए, इस हमले की पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। रूस ने जिस तरह से डोनेट्स्क के रेलवे स्टेशन पर मिसाइल से हमला किया, 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब चाहे वो संयुक्त राष्ट्र हो, फिर यूरोपियन कमीशन, हर किसी ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा है कि ये बहुत ज्यादा इंसानियत का कत्ल करने वाला एक अटैक है और इसके लिए रूस के ऊपर अब इल्जाम तय होना चाहिए। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि ये एक और वॉर क्राइम है और इस वॉर क्राइम के लिए रूस को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। 50 लोग इस हमले में मारे गए और यह आरोप लगा रहा है यूक्रेन की क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है रूस ने इस हमले के लिए। रूस पर क्लस्टर बम के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए यूक्रेन ने कहा है कि अब इसके को लेकर कड़ी सजा मिलनी चाहिए रूस को। ज़ेलेंस्की ने रूस के वॉर क्राइम का जवाब देने के लिए दुनिया से आह्वान किया है। तो रेलवे स्टेशन पर वार और गुस्से में संसार, आइए आपको दिखाते हैं कि कहां से, किस देश से कैसी प्रतिक्रिया आ रही है। यूक्रेन, क्रामाटोर्स्क हमले के दोषियों को जवाब देना होगा, यह यूक्रेन कह रहा है। इस वॉर क्राइम के खिलाफ दुनिया आगे आए। इसके बाद अमेरिका, रेलवे स्टेशन पर मिसाइल अटैक रूसी क्रूरता का हिस्सा है, यह अमेरिका ने कहा है। यूएन क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र कह रहा है बेकसूर लोगों पर हमला स्वीकार नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन है, ये संयुक्त राष्ट्र ने कहा है। यूरोपीय परिषद क्या कह रहा है? स्टेशन पर हमला भयानक, रूस पर और प्रतिबंध लगाए जाएं। फ्रांस की प्रतिक्रिया आई है, क्रामाटोर्स्क स्टेशन पर हमला बहुत घिनौना है और यूरोपीय संसद के अध्यक्ष ने कहा है कि यूक्रेन में मासूमों के खिलाफ इंटरनेशनल वॉर क्राइम हो रहा है। अचल मल्होत्रा, फॉर्मर डिप्लोमेट, हमारे साथ हैं। अचल सर, बूचा की तस्वीरें कम थी, जो ये क्रामाटोर्स्क की एक और तस्वीर हमारे सामने आई। एक बम गिरता है एक रेलवे स्टेशन पर, जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, उस जगह से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं पर उनकी मौत हो जाती। न जाने कितने घायल हैं जिनका भविष्य कोई नहीं जानता। क्या वाकई ये दुनिया तय कर पाएगी कि रूस को इसके लिए कोई सजा दी जाए? हालांकि रूस इससे इनकार कर रहा है। यह भी अब ये तय कैसे किया जाए कि किसने हमला किया, किसने नहीं किया? देखिए, यही तो विडंबना है। विडंबना यही तो है। जहां तक वेस्ट का सवाल है, वॉर नैरेटिव्स में वो अब तक जीत चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने बूचा के बाद, बूचा से पहले ही उन्होंने पुतिन को बुचर और वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया था। फिर बूचा इंसिडेंट के बाद उनका नैरेटिव ऐसा चला कि वो सीधा यूएन जनरल असेंबली में ले गए और अपनी इन्फ्लुएंस और लॉबिंग के बेसिस पे
उन्होंने रशिया को यूएनएचसीआर से बाहर करवा दिया। भारत ने यूएन जनरल सेक्रेटरी की अपील को सपोर्ट किया था कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ आप पहले से ही प्री जज कर लेते हैं, पहले से ही आप एक जजमेंट पास कर देते हैं, फिर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, कोई ट्रायल नहीं करते और आप रशिया को पनिश कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि रशिया जो कर रहा है ठीक कर रहा है। रशिया ने जो अटैक किया, जो रशिया का मिलिट्री अब वहां फंस चुका है, तो इस तरह के बहुत से किस्से सामने आते रहेंगे। लेकिन अमेरिकन किसी बात को साबित करने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, ये मैं दावे की चोट, डंके की चोट पे कह सकता हूँ। और ये इसके पास, हमारे पास बहुत से पास्ट एक्सपीरियंस हैं, चाहे वो इराक हो, चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो। तो बहरहाल आप और मैं बैठ के ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये मिसाइल किसने फेंका था। होना ये चाहिए कि एक इंडिपेंडेंट निष्पक्ष जो है, कौन सी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी सर? कौन सा संगठन? यूएन तक संगठन पर अब रूस का भरोसा नहीं है, तो अब कौन सा ऐसा संगठन नया बनाया जाए जिस पर रूस भी भरोसा करे और बराबर उस पर अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज भी भरोसा करे? इस बीच एक बड़ी खबर है, पुतिन को चिढ़ाने वाली आज की सबसे बड़ी खबर, जल्द ही यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने वाला है यूक्रेन। यूक्रेन ने लगभग हर तैयारी पूरी की है। यूरोपियन यूनियन की तरफ से यूक्रेन को क्वेश्चनर मिल चुका है। जून में यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप मिलना तय माना जा रहा है यूक्रेन के लिए। गुलशन सचदेवा इस वक्त हमारे साथ है, विदेशी मामलों के जानकार। गुलशन जी, ये बताइए, यूरोपियन यूनियन की सदस्यता तो ये तो बाद में आई, पहले तो नेटो की सदस्यता की बात हो रही थी। नेटो की सदस्यता अब लगता नहीं कि यहाँ पर यूक्रेन को मिलने जा रही है, या यूक्रेन अब उसके लिए और इंटरेस्टेड भी है। यूरोपियन यूनियन का मेंबर अगर यूक्रेन बनता है तो इससे क्या मदद मिलेगी उसको? नहीं, पहली बात तो मुझे लगता नहीं कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर यूक्रेन को इतनी आसानी से बनने वाला है। अभी उन्होंने सिर्फ उसका एक प्रोसेस शुरू किया है। उसको सिर्फ कैंडिडेट कंट्री अगर मान लेते हैं, उसके बाद वो प्रोसेस शुरू होता है। और अगर हम पिछले जितने इनलार्जमेंट हुए हैं, खासतौर से जो सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप में हुआ था, उसमें कम से कम भी उन देशों को 10 से 15 साल तक, कईयों को 20 साल तक लगे थे मेंबरशिप लेने में। अब इस प्रोसेस को, क्योंकि एक पॉलिटिकल नैरेटिव बन चुका है, उसको सिर्फ एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपको वेलकम कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से उसको कोई मेंबरशिप मिलने वाली है। मैक्सिमम अगर उसको कुछ होगा तो एक कैंडिडेट कंट्री डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है उसका प्रोसेस शुरू होगा। प्रोसेस वो 5 साल, 10 साल, 15 साल, कितना साल भी लग सकता है। जैसे आपने कहा, उनको कोई नेटो की मेंबरशिप के मिलने की कोई संभावना नहीं है, और मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई यूरोपीय संघ की मेंबरशिप मिलने की भी कोई। अच्छा गुलशन जी, मान लीजिए किसी तरह अपने प्रोसेस को वहां पर उन्होंने आउट ऑफ द प्रोसीजर जाके उनको मेंबरशिप दी भी, तो उसको क्या, उसकी वजह से यूक्रेन को कोई फायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।